खुद को इतना तैयार करो कि अवसर तुम्हें ढूंढने आए, और मेहनत इतना शानदार करो कि सफलता तुम्हारे कदम चूम जाए। तो नमस्कार साथियों, कनिष्क ऑफिसर्स एकेडमी दरभंगा में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका से है। और अभी हम लोग देखने वाले हैं नखास पिंड आंदोलन। नखास पिंड आंदोलन का योगदान विशेष रूप से सबने अवज्ञा आंदोलन के दिनों में नमक कानून भंग करने में रहा। तो नखास पिंड आंदोलन चलाया गया था नमक कानून को भंग करने के लिए। अपने दिमाग में इसको एकदम बिठा लेंगे। नखास पिंड जगह जो है वो पटना जिला में है। कहाँ है? पटना जिला में है। और इस जगह को नमक कानून को भंग करने के लिए चुना गया था। सॉरी, नखास पिंड को नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया था। पटना में 16 से 21 अप्रैल 1930 के बीच नखास पिंड चलो का नारा गूंजता रहा। कब से कब तक? 16 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच। और यहाँ के लोगों ने महात्मा गांधी के आह्वान पर नमक सत्याग्रह चलाते रहने का दृढ़ संकल्प लिया और पुलिस के जुल्म के आगे कभी नहीं। अब सत्याग्रह था, तो सत्याग्रह में ऐसा होता था कि नमक कानून को भंग करने के लिए जो जो सत्याग्रही थे वो दस्तों में बटे हुए थे। एक दस्ता चलता था आगे नमक बनाने के लिए, उसको पीट पीट के पुलिस वहीं पे लेटा देती थी। फिर दूसरा जत्था आता था, तीसरा जत्था आता था, और इस तरह से अहिंसक तरीके से वो आगे बढ़ता था। पुलिस की लाठी का मार खाता था, गिरता था, घायल होता था, लेकिन ये कारवां, ये सिलसिला चलता रहता था। ये सत्याग्रह था। 16 अप्रैल 1930 को सर्च लाइट के मैनेजर और पटना नगर कांग्रेस कमेटी के सचिव अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में लोगों का एक जत्था पटना के नखास पिंड नामक स्थान की ओर नमक कानून भंग करने के लिए चला। तो याद रखना है, अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में यह सत्याग्रह 16 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ। अंबिका कांत सिंह सर्च लाइट समाचार पत्र के मैनेजर थे और इन्हीं के नेतृत्व में नखास पिंड में नमक सत्याग्रह चलाया गया। लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही इस जत्थे को रोक दिया, लोगों को गिरफ्तार किया और लोगों में उत्तेजना फैल गई और पुलिस और लोगों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। नखास पिंड आंदोलन 16 अप्रैल 1930 को 16 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल तक नखास पिंड चलो का नारा गूंजता रहा और अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में ये नखास पिंड आंदोलन की शुरुआत होती है। यह नमक सत्याग्रह बिहार में शुरू होता है। अब इसमें संघर्ष होता है पुलिस और जो सत्याग्रही हैं। इसी बीच दूसरे रास्ते से कुछ जत्थे नखास पिंड पहुंच गए और नमक बनाकर नमक कानून भंग किया। ठीक है, नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। और इस आंदोलन में जो अन्य प्रमुख नेता शामिल हुए थे उसमें प्रोफेसर अब्दुल बारी, राजेंद्र प्रसाद और आचार्य जेबी कृपलानी थे। तो आपको यहाँ याद क्या रख लेना है नखास पिंड आंदोलन में, यह आंदोलन कब से कब तक रहा? 16 से अप्रैल 1930 शुरू हुआ। 16 अप्रैल 1930 को नेतृत्व किया अंबिका कांत सिंह और इससे जुड़े हुए जो अन्य प्रमुख नेता थे वो थे प्रोफेसर अब्दुल बारी,
राजेंद्र प्रसाद और आचार्य JB कृपलानी। भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए, 5 अगस्त 1942 को बॉम्बे में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक होती और इस बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। तो 5 अगस्त 1947 को बॉम्बे के कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने 8 अगस्त को कांग्रेस कार्यकारिणी की इस सिफारिश को स्वीकार कर लेता है और इसी समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, डू और डाई का नारा दिया और अगले ही दिन कांग्रेस के तमाम बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। गांधी जी की भी गिरफ्तारी हो जाती। 9 अगस्त को सरकार एक ऑर्डिनेंस लाती है, अध्यादेश पारित करती है और कांग्रेस को अवैध घोषित कर देता है, गैर कानूनी संगठन घोषित कर देता है। याद रखेंगे कि सरकार के द्वारा कब कांग्रेस को एक अवैध संगठन घोषित कर दिया जाता है, गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया जाता है 9 अगस्त 1942 को। और 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद, मथुरा बाबू, श्री कृष्ण ग्रह बाबू, इन सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। चूंकि ये हम बिहार के संदर्भ में ही पढ़ रहे हैं तो बिहार तक ही सीमित रहेगा। जबकि श्री बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरोध में महाअधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। तो बिहार के जितने बड़े नेता थे, चाहे राजेंद्र प्रसाद हो, मथुरा बाबू, श्री कृष्ण अनुग्रह बाबू, श्री बलदेव सहाय, सीताराम केसरी, श्री कृष्ण सिंह, श्रीमती भगवती देवी, सबको अरेस्ट कर लिया जाता है 9 अगस्त 1942 को। और बलदेव सहाय ये महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दिया? श्री बलदेव सहाय ने। सीताराम केसरी, श्री कृष्ण सिंह, श्रीमती भगवती देवी आदि ने आंदोलन को संगठित करने में अहम भूमिका निभाई। इधर बिहार में पटना सचिवालय गोलीकांड होता है 11 अगस्त 1942 को और ये भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण घटना में से एक माना जाता है। पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ? 11 अगस्त 1942 को। 11 अगस्त 1942 को जो स्टूडेंट्स थे वो एक जुलूस लेकर के निकलते हैं और पटना सचिवालय भवन के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा देते हैं। अब ये पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय ध्वज थोड़ा सा गड़बड़ी आ गया था, तो थोड़ा सा हम लोग पीछे से एक बार देख लेते हैं इसको। हम यहीं से शुरू कर लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट। 5 अगस्त 1942 को बॉम्बे में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक होती है और इस बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। किस प्रस्ताव को? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को। और 8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इसी दिन गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया, करो या मरो। बीपीएससी में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्योंकि गांधी जी की राजनीति अहिंसात्मक प्रवृत्ति का होता था तो ये डू और डाई का नारा देना, क्या ये हिंसात्मक या उनके जो
चरित्र हैं उसमें विरोधाभासी है, ऐसा कुछ नहीं है। डू और डाई का एक पूरा अलग कॉन्सेप्ट है, तो मुख्य परीक्षा के क्लास में इसको समझेंगे। 9 अगस्त को सरकार एक अध्यादेश जारी करती है और कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित कर देती है। 9 अगस्त 1942 को बिहार के तमाम बड़े नेता राजेंद्र प्रसाद, मथुरा बाबू, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह बाबू, श्री बलदेव सहाय, सीताराम केसरी, श्री कृष्ण सिंह, श्रीमती भगवती देवी, इन सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। जबकि श्री बलदेव सहाय जो कि उस समय अधिवक्ता थे, वो अधिवक्ता पद से त्याग पत्र दे देते हैं। आगे देखिए, पटना सचिवालय गोलीकांड। पटना सचिवालय गोलीकांड यह घटना कब की है? तो 11 अगस्त 1942 की है और ये भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण घटना, सबसे महत्वपूर्ण घटना है बिहार में। 11 अगस्त 1942 को कुछ स्टूडेंट्स जुलूस लेकर निकलते हैं और सचिवालय भवन, पटना के सचिवालय भवन के पूर्वी गेट, याद रखेंगे, पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उस समय जो पटना के डीएम थे डब्ल्यू.जी. आर्चर ने पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया उन निहत्थे छात्रों पर जो पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर झंडा फहराने के लिए आगे बढ़ रहे थे। और इस गोली कांड में 7 छात्रों की मौत होती है। उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवीपद चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह और जगपति कुमार, ये शहीद हो जाते और अनेक छात्र जो है वो घायल भी हुए। और यही वजह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस स्थान पर शहीद स्मारक का निर्माण हुआ। इस स्मारक का शिलान्यास जहां बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम के हाथों 15 अगस्त 1947 को हुआ, वहीं इसका औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1956 में हुआ। तो जो पटना का शहीद स्मारक है वो पटना सचिवालय गोलीकांड में जो छात्र शहीद हुए उनकी स्मृति में बनाया गया और इसका शिलान्यास किए थे बिहार के पहले राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। और इसका अनावरण करते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहां से ये प्रश्न पूछता है बीपीएससी, ये जरूर याद रखेंगे। पटना सचिवालय गोलीकांड कब की घटना है? 11 अगस्त 1942 के। और जो शहीद छात्र हैं और वो कहाँ के निवासी थे, ये सब पूछा जाता है। 7 छात्र इसमें शहीद हुए थे। उमाकांत प्रसाद सिन्हा और रमन जी, ये कहाँ के निवासी थे? नरेंद्रपुर सारण। रामानंद सिंह शहादत नगर पटना, वर्तमान में इसको धनरुआ के नाम से जाना जाता है। सतीश प्रसाद झा खरहड़ा भागलपुर। जगपति कुमार खराटी ओबरा थाना औरंगाबाद। देवीपद चौधरी सिलहट जमालपुर। राजेंद्र सिंह बनवारी चक सारण और राम गोविंद सिंह दशरथा पटना। ये 7 वो छात्र थे जो शहीद हो गए थे राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए। इन्हीं छात्रों के शहादत पर पटना में शहीद स्मारक बनाया गया, जिसके जिसका शिलान्यास पटना के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम ने किया और उसका अनावरण उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा किया गया। शिलान्यास कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, और अनावरण हुआ 1956 में। शहीद स्मारक पटना का अनावरण हुआ 1956 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। इस गोलीकांड के विरोध में 12 अगस्त 1942 को पटना में पूर्ण हड़ताल रहा। उसी दिन शाम में कदम कुआं स्थित कांग्रेस मैदान में आयोजित सभा में जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में संचार सुविधाओं को ठप करने तथा सरकारी कार्यों को शिथिल बना देने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप बिहार में उग्र आंदोलन की लहर चल पड़ी। यानी अब ये आंदोलन उग्र रूप धारण कर रहा था बिहार में। भारत छोड़ो आंदोलन, जब 7 छात्र शहीद हुए तो कदम कुआं में एक सभा का आयोजन किया गया, जिस सभा की अध्यक्षता जगत नारायण लाल ने किया। और इस सभा में जो संचार सुविधा था उसको ठप करने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का निर्णय लिया गया और आंदोलन उग्र हो गया। बिहार के समाजवादियों ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इस आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान किया और जयप्रकाश नारायण भूमिगत रहकर इस आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से पलायन कर नेपाल चले गए और नेपाल के हनुमान नगर में शरण ली। और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल में क्रांतिकारी युवकों को छापा मार युद्ध की शिक्षा देने के लिए एक केंद्र संगठित किया गया और नेपाल में ही आजाद दस्ता का गठन किया गया। तो आजाद दस्ता के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण और इस दस्ता के सदस्य छापामार युद्ध में निपुण थे। तो किस आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का गठन किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, और इसके संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। 1943 के मार्च अप्रैल में नेपाल के राजविलास जंगल में आजाद दस्ते के पहले प्रशिक्षण शिविर का गठन हुआ, जिसमें सरदार नित्यानंद सिंह के निर्देशन में बिहार के 25 युवकों को अन्याय के विरुद्ध लड़ने की शिक्षा दी गई। आजाद दस्ते के कार्यक्रम में जयप्रकाश के साथ साथ भाग लेने वाले जो प्रमुख समाजवादी लोग थे, उसमें राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, अच्युत पटवर्धन, योगेंद्र शुक्ल, रामनंदन मिश्र, सूरज नारायण सिंह, सीताराम सिंह और गंगा शरण सिंह आदि थे। 1943 के अंत तक यह आजाद दस्ता सक्रिय रहा, परंतु नेपाल सरकार द्वारा राम मनोहर लोहिया आदि क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिए जाने के कारण यह आंदोलन शिथिल पड़ गया। यानी राम मनोहर लोहिया की गिरफ्तारी के बाद इस आंदोलन में शिथिलता आ गई। लेकिन जयप्रकाश नारायण भूमिगत रह करके इस आंदोलन का संचालन कर रहे थे और जयप्रकाश नारायण सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद सरकार के भी संपर्क में थे। आजाद हिंद सरकार के साथ भी संपर्क करने का प्रयास किया था, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। 1942 के आंदोलन के क्रम में हिंसा और पुलिस दमन के असंख्य उदाहरण सामने आए। सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा लहराने की कोशिश में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों का शिकार हो गए। याद रखेंगे, सिवान थाने पर झंडा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के प्रयास में कौन शहीद हुए थे? फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। शहीदों का बलिदान स्वतंत्रता की पहचान। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार 1942 का ये उग्र जन आंदोलन को हम लोग देख रहे हैं। सारण में ही देखिए, छपरा में तो फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव शहीद हो गए। सारण में जगलाल चौधरी ने पुलिस थाने को जला डाला।
और चंपारण में एक पृथक सरकार बना ली, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंपारण में पृथक सरकार का गठन कौन किया था? जगलाल चौधरी। सारण में थाने को जला दिया और चंपारण में एक अलग सरकार बना ली, कौन? जगलाल चौधरी। दरभंगा में कुलानंद वैदिक और सिंहवाड़ा में कर्पूरी ठाकुर ने संचार व्यवस्था को ठप कर दिया। दरभंगा में कुलानंद वैदिक और सिंहवाड़ा में कर्पूरी ठाकुर क्या करते हैं? इस संचार व्यवस्था को, यानी जो संचार व्यवस्था था उसको बाधित कर देते हैं, ठप कर देते हैं। मुजफ्फरपुर के पास थाने को जला डाला गया, जबकि गया में कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में श्याम बिहारी लाल मारे गए। तो गया में कौन मारे गए? श्याम बिहारी लाल। कटिहार थाने पर झंडा लगाने की कोशिश में ध्रुव कुमार को पुलिस ने गोली मार दी। तो कटिहार में ध्रुव कुमार। डुमराव बक्सर, डुमराव में इसी तरह के प्रयास में कपुल मुनि को गोली लग गई। छोटा नागपुर के क्षेत्र में आदिवासियों ने और विशेषकर ताना भगत आंदोलनकारियों ने भी अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी और पलामू, हजारीबाग, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और दरभंगा के क्षेत्रों में कई स्थानों पर क्रांतिकारी सरकारें संगठित कर ली गईं। गांव में पंचायतों और रक्षा दलों की स्थापना की जाने लगी और राष्ट्रवादियों ने वस्तुतः समानांतर सरकार की स्थापना कर ली। एक तरह से अपना सरकार बना लिया इन सब क्षेत्रों में, बिहार के कई जिलों में। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15,000 से अधिक लोग बंदी बनाए गए। 8,783 लोगों को, इस 15,000 में से 8,783 लोगों को सजा हुई। 134 व्यक्ति मारे गए, 362 व्यक्ति घायल हुए और बाद में सरकार ने अपना रुख बदल लिया, नर्म पड़ गया। 1945 में राजनीतिक प्रक्रिया बहाल हुई और युद्ध की समाप्ति के बाद पुनः चुनाव हुए। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कुल कितने लोग बंदी बनाए गए? 15,000। सजा कितनों को हुई? 8,783 को। मारे कितने गए? 134 व्यक्ति और घायल हुए 362 व्यक्ति। और तब जाकर के 1945 में राजनीतिक प्रक्रिया बहाल हुई और इस युद्ध की समाप्ति के बाद फिर से क्या हुआ? चुनाव हुआ। अब जो अगला चैप्टर है वो स्वतंत्रता प्राप्ति से संबद्ध है। आज के चैप्टर में इतना ही। तो बस आज हमको दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ।